प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ, पीजी कॉलेज बीकानेर। हम एलएलबी थर्ड ईयर की क्लास ड्राफ्टिंग प्लीडिंग में रूल्स ऑफ प्लीडिंग की हम चर्चा कर रहे हैं। कल की जो मेरी क्लास थी, मैंने रूल नंबर 3 जो आपके सामने समझाने का प्रयास किया कि अभिवचन में सारवान तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए, न कि साक्ष्य का। यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोबेंसिया पे चर्चा की थी। इसी कड़ी में आज हम इस नियम के कुछ व्यवहारिक पहलू पर चर्चा करेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी में इस नियम के 3 व्यवहारिक पहलुओं को अधिनियमित किया गया है, जिनकी आज हम अपनी चर्चा करेंगे। अर्थात अभिवचन में तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए, न कि साक्ष्य का। इन नियम के व्यवहारिक पहलू पर हम आज चर्चा करेंगे। क्या कहता है, कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हमें कल जो हमने अपनी बात की थी कि हमें क्या करना चाहिए, सिद्ध किए जाने वाले तथ्य यानी कि फैक्टा प्रोबेंडा का उल्लेख करना है, न कि फैक्टा प्रोबेंसिया का। तो इन 3 उदाहरणों के जरिए वह हमें इसी बात को और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता है। सबसे पहले वो कहता है कि कंडीशन ऑफ माइंड, अगर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क की दशा के बारे में अगर कोई बात आपको अपने अभिवचन में करनी है, तो क्या कह रहा है कि जहां किसी व्यक्ति के संबंध में विद्वेष, कपटपूर्ण आशय, ज्ञान या किसी मानसिक दशा का कथन करना सारवान हो। यानी कि आप जो अभिवचन कर रहे हैं, उस अभिवचन में किसी व्यक्ति के संदर्भ में आपके लिए क्या आवश्यक है कि आप उसके विद्वेषपूर्ण, कपट, ज्ञान, आशय, मानसिक दशा का कथन करना आवश्यक है। वहाँ इन सब बातों का बतौर कथन के रूप में उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा। उन परिस्थितियों का उल्लेख करना की आवश्यकता नहीं है जिनसे उस कपटपूर्ण आशय, ज्ञान, मानसिक दशा आदि का निष्कर्ष निकलता हो। अर्थात हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर वो समझाने का प्रयास कर रहा है कि केवल फैक्टा प्रोबेंडा का उल्लेख करना है, फैक्टा प्रोबेंसिया का उल्लेख नहीं करना है। आप केवल अपने अभिवचन में क्या करेंगे, विद्वेषपूर्ण उसके आशय का, ज्ञान का, कपट का आदि का उल्लेख तथ्य के रूप में करेंगे। उन तथ्यों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक एग्जाम्पल देता है इसी पॉइंट में, कंडीशन ऑफ माइंड में, कि जहां विद्वेषपूर्ण अभियोजन के बाद में वादी को क्या करना है, इतना ही अभिवचन करना है कि प्रतिवादी उसका अभियोजन करने के लिए दुर्भावना से प्रेरित था। विद्वेषपूर्ण अभियोजन क्या है, जब आप बदले की भावना से किसी के विरुद्ध वाद संस्थित करते हैं। तो वादी क्या करेगा, अपने प्लीडिंग में, अभिकथन में क्या करना चाहिए, उसको सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रतिवादी उसका अभियोजन करने के लिए मैलाफाइड है, दुर्भावना से प्रेरित था। अब वो किस प्रकार प्रेरित था उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। उसे यह अभिकथन करने की आवश्यकता नहीं है कि वह प्रतिवादी के विरुद्ध पहले गवाही दे चुका था। अब क्या आ रहा है, आप क्या अपना फैक्ट क्या लेकर आए हैं कि साहब ये विद्वेषपूर्ण अभियोजन है मेरे खिलाफ। आपको इतना ही करना है अभिवचन में। यहाँ पर आपको उस बात को अभी सिद्ध करने की अभिवचन में आवश्यकता नहीं है। और अगर आप यहाँ ये उल्लेख कर रहे हैं कि साहब ये मेरे विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण अभियोजन क्यों लेकर आया है, क्योंकि मैंने इसके खिलाफ पहले गवाही दे चुका हूँ, ये बदले की भावना से आया है, या इसने मुझे पहले भी धमकी दी थी कि मैं ऐसा करूँगा, इन तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये सारे तथ्य फिर क्या हो गए, फैक्टा प्रोबेंसिया हो गए। हमें फैक्टा प्रोबेंडा का ही सिर्फ क्या उल्लेख करना है कि यह विद्वेषपूर्ण भावना से मेरे खिलाफ अभियोजन लेकर आया है। ठीक इसी प्रकार से जहां पागलपन के आधार पर किसी विलेख के प्रभाव को दूर करने हेतु कोई वाद लाया गया है, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है और आप क्या करना चाह रहे हैं, पागलपन के आधार पर उस विलेख के प्रभाव को दूर करवाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि साहब ये जो विलेख तैयार किया गया था, डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, वो पागलपन की अवस्था में किया गया था। तो वाद पत्र में इतना ही अभिकथित करना पर्याप्त होगा कि विलेख लिखे जाने के समय वह पागल था। अब वो किन परिस्थितियों से पागल था, फिर वही बात का साहब उसे दौरे पड़ते थे, कई बार उसने ऐसे कार्य किए हैं जो पागलपन जैसे लगते हैं। तो फिर वही बात आ गई जो हमने बीमा कंपनी के बाद में की थी। ये सब क्या है, फैक्टा प्रोबेंसिया। आपको उसके अब आप क्या करने लगे, इन बातों का उल्लेख करके अपने द्वारा कहे गए तथ्य को
साक्ष्य के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। और रूल नंबर 3 हमें क्या कर रहा है, इसकी मनाही कर रहा है कि आपको क्या करना है, केवल तथ्यों का उल्लेख करना है, साक्ष्य का उल्लेख यहाँ पर आपको नहीं करना है। तो क्या मस्तिष्क की दशा, 3 व्यवहारिक पहलू, जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया। कुछ एग्जाम्पल के जरिए कि किसी मामले में क्या तो फैक्टा प्रोबेंडा होगा और क्या फैक्टा प्रोबेंसिया होगा। दूसरा व्यवहारिक पहलू, सूचना, जहां कभी किसी व्यक्ति को किसी तथ्य, बात, वस्तु के विषय में पूर्व सूचना होने का अभिकथन करना आवश्यक है। क्या आ रहा है आपके अभिवचन के लिए, आप क्या चीज़ का सारवान तथ्य आपके लिए क्या हो गया कि किसी व्यक्ति को किसी तथ्य का, किसी बात का, किसी वस्तु का पूर्व में सूचना है। आपको क्या करना है, इस बात का अभिवचन करना आपके प्लीडिंग में आवश्यक है। वहाँ ऐसी सूचना का एक उल्लेख के रूप में कर देना ही पर्याप्त होगा। यहाँ पर आपको ये आवश्यकता नहीं है कि आप ये समझाने का प्रयास करें कि उसे उपरोक्त सूचना किस प्रकार से हुई। हमें केवल ये लिखना है कि उसे क्या था, उस तथ्य की, उस बात की, उस वस्तु की पूर्व सूचना थी। अब वो पूर्व सूचना उसे किस प्रकार से हुई, उसका हमें यहाँ पर उल्लेख करने की कतई आवश्यकता नहीं है। तीसरा व्यवहारिक पहलू, विवक्षित संविदा या संबंध, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। CPC ऑर्डर 6 रूल 12 के अनुसार जहाँ किन्हीं व्यक्तियों के बीच संविदा या संबंध, क्या हो रहा है, या तो कोई संविदा है या कोई संबंध, बहुत से पत्रों की श्रृंखला, यानी कि उनके बीच में जो लेटर्स का एक कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, एक लंबी सी श्रृंखला चली है, या बातचीत से या परिस्थितियों से हम क्या निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं कि उनके बीच में कोई संविदा हुई है या उनके बीच में कोई संबंध था, तो हमें यहाँ पर अभिकथित करना ही पर्याप्त होगा। अब वे संबंध और वे परिस्थितियाँ कैसे हुई उनका उल्लेख यहाँ पर नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, फैक्टा प्रोबेंडा के उनके बीच में क्या था, ऐसे संविदा या ऐसे संबंध थे। अब उस उपरोक्त नियम का एक अपवाद है, और वो अपवाद हमारे सामने क्या है कि चुनाव याचिकाओं पर ये नियम लागू नहीं होता, अर्थात यहाँ पर हम फैक्टा प्रोबेंडा के साथ फैक्टा प्रोबेंसिया का भी उल्लेख कर सकते हैं। इस अपवाद से संबंधित जो प्रमुख मामला है वो है बूटा सिंह बनाम शेर सिंह का मामला। इस मामले में यह भी निर्धारित किया कि इस प्रकार चुनाव याचिकाओं में अभिकथित किए गए तथ्यों के समर्थन करने वाले साक्ष्य का भी अभिकथन करना चाहिए। इस मामले में चुनाव में हारे हुए याची द्वारा उत्तरदाता के विरुद्ध बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया गया, लेकिन उसने संबंधित किसी प्रकार के साक्ष्य का अभिकथन नहीं किया। देखो, अब ऊपर वाले नियम में हम क्या पढ़ के आ रहे हैं कि साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया जाना है, हमें केवल तथ्य। हमने वहाँ पर क्या एग्जाम्पल देखे, आत्महत्या की है साहब, ठीक है ना, उनके बीच में विद्वेषपूर्ण कपटपूर्ण का आशय था, या अभियोजन का मामला, या पागलपन का मामला, सूचना, हमने ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पर हम केवल उन तथ्य का उल्लेख कर रहे हैं, उन साक्ष्यों का नहीं। लेकिन अपवाद में क्या कह रहा है, न्यायालय ने यहाँ पर याचिका द्वारा कहा गया कि साहब उसने बूथ कैप्चरिंग की, लेकिन उसने उसके साक्ष्य नहीं दिए, तो यहाँ पर मामला खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि बूथ कैप्चरिंग के तथ्यों के से संबंधित साक्ष्य का दिया जाना आवश्यक है। तो चुनाव संबंधी याचिकाओं के मामले में इस नियम को अपवाद के स्वरूप स्वीकार किया गया है, अर्थात वहाँ तथ्यों के साथ में हम साक्ष्य का भी उल्लेख कर रहे हैं। तो हमने हमारे 3rd रूल के अभिवचन में सारवान तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए, न कि साक्ष्य का। बड़ी डिटेल में चर्चा की। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोबेंसिया क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। इस रूल की जो मूल जड़ है वह हमें समझना है, वह है फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोबेंसिया, यानी कि किन तथ्यों को हमने लिखना है और किन का हमें अपवर्जन करना है। अलग अलग एग्जाम्पल्स के जरिए हमने ये समझा। धन्यवाद।